चलो बात मत करो। देखो पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा 6ठा क्लास, 5 क्लास मैंने पहले ले लिया, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। क्योंकि देखो पीसीएस का एग्जाम भी आने वाला, और पीसीएस के एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, और यूपीएससी के एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा ना भैया, एक बात याद रखना, बिना अच्छी समझ के तुम लिख नहीं सकते। और आजकल जो पेपर है ना वनडे एग्जाम, उसकी प्रकृति भी लगातार बदल रही है, और उसकी प्रकृति चाहे कितनी भी बदल रहा, मेरे लेक्चर से कभी बाहर जा नहीं सकता हो, ना तो उसकी औकात है, ना उसमें इतनी हिम्मत आ जाकर। और चीज़ों को समझना भी जरूरी। अपने अंदर ना पढ़ाई इस तरह होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक प्रकार की आइडियोलॉजी डेवलप हो, विचारधारा जनरेट हो, और ऐसी विचारधारा ताकि तुम दोनों पक्ष को सुनने की क्षमता रखते हो, इधर वाले पक्ष को भी सुन सकते हो, इधर वाले पक्ष को भी, ताकि तुम अपने अंकों पर एक चश्मा लेकर ना घूम रहे हो एक ही साइड का। इसी चीज़ को हम पढ़ाई कहते हैं। पढ़ाई तुम्हारे अंदर हमेशा विवेकशीलता पैदा करनी चाहिए, उसी चीज़ को मैं पढ़ाई मानता हूँ। समझ आई बात? विवेकशीलता मतलब ठीक न्यूट्रलिटी, एक प्रकार से न्यूट्रलिटी कह दो, अपना खुद की बुद्धि इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ में, किसी भी विषय में, ताकि तुम दुनिया के महान समान व्यक्ति के अंदर भी गलती निकाल सको। मैं उस चीज़ को अपनी भाषा में पढ़ाई कहता हूँ। समझ आई बात? है व्यक्ति ना कभी भी अपना चेहरे से नया नहीं होता ना, कभी भी वो हमेशा अपने विचारों से नया होगा। जब एक वृद्ध व्यक्ति में ना यंग दिखाई देता अगर उसके विचारों में नवीनता होगी, और एक ना यंग व्यक्ति भी वृद्ध दिखाई देगा अगर उसके विचारों में नवीनता नहीं होगी। और नवीनता हमेशा आती है पढ़ने से। समझ में आई बात है? इसलिए कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी हो। मैंने ना 42 साल की उम्र की औरतों को पीसीएस निकालते हुए देखा। सोच सकते हो किस लेवल पर जाकर पढ़ाई कर रही होगी। 42 साल की उम्र की औरतों को, लड़कियों को पीसीएस निकालते देखा। 42 साल की महिलाएं, कितना डेडिकेशन होगा उनके पास। समझ आई बात है? कि तो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करती होगी। ऐसी पढ़ाई करनी होगी तुम्हें भी भाई। और तुम्हारी तो एज ही क्या है अभी, ठीक। अपने मतलब सबसे बड़ी खास बात है, अगर एक 20-22 साल का जो बच्चा, ठीक, वो आगे सीधे अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी भी सही है ना, तो अच्छे लेवल पर जाकर तैयारी करनी चाहिए उसे। कभी कभी 20-22 साल, 18-20 साल का बच्चे को तमीज से 3-4-5 साल स्टडी में बिताने चाहिए। एक छोटी सी जॉब में जाकर अपने 4-5 साल बर्बाद करना, उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा झंड हो जाने वाली, कुछ नहीं सीखने वाला हो। समझ ये बात? या इसे कहते हैं देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति ना, उसकी क्षति करना। देश की राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है, ठीक। इसलिए बहुत जरूरी होगी जो मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखना मुझे अच्छे तरीके से। ये सारा काम का नोट्स, और ये कह देना भैया बहुत आसान हो कि क्या आपको तो एकदम इस तरह पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया। इसके पीछे सैकड़ों दिन, हजारों दिन मेहनत हुई। सही बात। तुम्हारे लिए सिर्फ इसे जो मैं परोस रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक प्रकार का खाना आयो, हलवा बनाया हलवा आयो। इस हलवे में जो ना मिक्स मसाला क्या क्या करके डाला गया वो मुझे पता। सही बात है। वो तुम्हारे पास सिर्फ नोट्स जा रहा और क्लास जा रही और ज्ञान जा रहा। समझ आई बात है? और आज भी मैं हकीकत यही है, आज भी मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना स्टूडेंट नहीं पढ़ता है गवर्नमेंट जॉब वाला, उससे 4 गुना 10 गुना पढ़ता हूँ मैं बैठ कर भी। और हालांकि मेरा नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात? ना मुझे करनी, ना लेना देना है बिल्कुल भी, ठीक। तब भी मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ। सुबह उठकर मेरा टाइम टेबल सुबह 4-5 बजे स्टार्ट हो जाए, 5 बजे से बच्चा जाए ना। सही बात है, 1 घंटा पहले उठना पड़ा, ठीक। तो इसलिए तुम सो के देख लो किस टाइम उठ रहे। इसलिए जरूरी हो डिसिप्लिन बनाना, और रात तक जाकर डिसिप्लिन बनाना। रात तक जब तक सोना तब तक डिसिप्लिन बनाना। सोशल मीडिया को कम यूज़ करना, कम से लिमिट में रहकर इस्तेमाल करना उस चीज़ को। समझ में आएंगे ना? ये नहीं तो ये हमें खा जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन बहुत डेंजरस चीज़ है, ये तुम्हारा टाइम इतना खा जाएगा। इसमें तुम वो चीज़ भी इस्तेमाल करोगे जिसका तुम्हारे दूर दूर तक, तुम्हारे फ्यूचर तक कोई लेना देना नहीं है, तुम बर्बाद कर दोगे। सही बात है। इसलिए जो तुम जिस टाइम जो वक्त काम कर रहे हो ना, उसे बहुत डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से इंटरनली मोटिवेशन। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, 2-4 वीडियो देख ले चलो मोटिवेट हो गए। समझ में आई बात? ये ठीक। अंदर से मोटिवेशन है यार, मुझे करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने ठान लोगे ना मुझे इसी एग्जाम में जॉब पेपर क्लियर करना, तो सच में तुम ऐसे ही परसेप्शंस बनाते चले जाओगे। अगर तुम सोचोगे ना नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई भी आ जाओ, फिर एक एग्जाम को निकालने के लिए बहुत जरूरी हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ना वो अंदर से होगा। तुम्हें पता कब पैदा होगा? यूँ नहीं जब 20 लोग तुम्हें प्रेरित कर देंगे, नहीं, तुम जब सच में जाकर 8-10 घंटे की पढ़ाई करोगे, अंदर से निखार आएगा तुम्हारे अंदर तक। तो आंतरिक निखार बहुत जरूरी हो, ठीक। तो विचारों में नवीनता जरूरी हो, और विचारों में नवीनता हमेशा पढ़ने से आती है। यूँ नहीं है कि तुम दिन भर भी पढ़कर सो रहे, क्योंकि मतलब इन्वेंट था सब चीज़ होगा। दिन में भी सो रहे, रात को भी सो रहे, और तुम 10-11 बजे खाट छोड़ जा रहे पूरा लेट जा रहे खाना खा कर। शाम के टाइम स्टूडेंट को कम खाना पड़ता, समझे? चलो अब देखो, संविधान की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे। संविधान की प्रकृति कैसी होगी? तो जैसी संविधान की प्रकृति होगी ना, किसी देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी ऐसी ही होगी। यानी उस देश के संविधान के अंदर जो भी प्रोविजन डाल रखे होंगे, उस देश के अंदर उसकी राज्य व्यवस्था, उसकी पॉलिटी भी इस तरह ही वर्क करेगी, उसका शासन प्रशासन भी इसी तरह काम करता होगा। तो आज हम जिस लेवल पर जाकर समझने वाले वो अच्छा लेवल है, और वहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर भी भर का सवाल पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो आराम से कर ही लोगे तुम। सिंगल पेपर वाले जो पेपर हो, उस सिंगल वनडे वाले एग्जाम हो, उसमें तो आराम से क्वेश्चन
आराम से हो ही जाएंगे, लेकिन पहले समझना बड़ा जरूरी है। ये फैक्चुअल आए, टिक मार दिए, वो जमाना चला गया जा, टिक मार कर नंबर आ जाते थे, ठीक, और कुछ भी पढ़ लेते थे, कहीं से भी आराम से आ जाता था, क्योंकि अब तो समझना जरूरी है। एग्जामिनर यही कहता जाकर, जो पेपर बना रहा वो यूँ कह रहा पहले पढ़ कर जाकर बता भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, ये पता करका खुद जाकर, फिर ऑप्शन में देगा उसे जाकर निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, 1 2 3, थोड़ा सा अगली बार घुमा देगा उसे, उसके अंदर में जाकर अगली बार उससे भी ज़्यादा घुमा देगा, अब कितना भी घुमा देगा, मेरे लेक्चर से बाहर नहीं घुमाने का। आ जाओ समझना। अब भारतीय संविधान की प्रकृति, तो भारतीय संविधान की प्रकृति को समझने के लिए तुम संविधान की प्रकृति, भारतीय हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, संविधान लिख रहा हूँ, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे रहने दो, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समझते हैं संविधान की प्रकृति कैसी हो। अच्छा, दुनिया में जितने भी संविधान है ना, सुन लो, दुनिया में जितने भी संविधान हो, चाहे किसी का भी संविधान हो, उस संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सके। कितने प्रकार की? और तीनों को ध्यान में समझना। संविधान की प्रकृति जो होगी 3 प्रकार की होगी, तीनों को ध्यान में समझना, ठीक है। बुक में भी नहीं मिलने की, जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत गौर से समझना, ठीक। 1-2 चीज़ें ही बुक में मिलेगी इसमें। पहले नंबर पर हो सकता है किसी देश का संविधान संघीय संविधान हो। संघीय संविधान को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ तो सुना संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संघीय संविधान, संघीय संविधान क्या बोलते हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन भी कह सकते हैं, फेडरल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर परिसंघीय संविधान, क्या नाम है? इसे यूनियन ही कह दो, चलो यूनियन भी सही, यूनियन सही है। दूसरे नंबर पर परिसंघीय संविधान, परिसंघीय, सहसंघीय भी कह सकते सर, परिसंघीय, परिसंघीय संविधान, ठीक। परिसंघीय संविधान को हम क्या कहते हैं? परिसंघीय फेडरल, को फेडरल कहते हैं, को फेडरल कहते हैं। अच्छा, इसे फेडरल को, चलो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर पर जो संविधान हो सकता है, किसी भी देश का संविधान होगा, वो होगा महासंघीय, महासंघीय संविधान, महासंघीय संविधान। इसे बोलते को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक चीज को समझना। अच्छा, जो संविधान की इससे पहले जो मैं समझाने वाला हूं, उसमें से सवाल कैसे बनेगा, वो सवाल बड़े काम का सवाल है, और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो पहले क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ, उससे पहले मैं नोट्स के अंदर क्वेश्चन लिखवा रखा हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक। और जो हम सारा का सारा जो समझने वाले ना, जो भी हम चीजें समझने वाले, वो सेंटर और स्टेट के बीच में समझने वाले, उनकी शक्तियों के आधार पर, बेसिस ऑन द पावर रिलेटेड टू सेंटर एंड रिलेशनशिप, सेंटर रिलेशनशिप के बीच में, यानी केंद्र और केंद्र, एक तो केंद्र होगा, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति के आधार पर, मध्य शक्ति के आधार पर जो संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूं? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर, किसके? केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के बेस, सेंटर और जो स्टेट है ना, उसकी जो पावर है, उसके बेस के आधार पर जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर हो, वो 3 टाइप का हो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब संघीय संविधान, परिसंघीय संविधान, महासंघीय संविधान। जहां अगर किसी देश का संविधान संघीय संविधान होगा, उसकी क्या क्या विशेषता होगी, यहाँ समझाएंगे तुम अभी। अगर किसी देश का संविधान परिसंघीय संविधान होगा, उसकी क्या क्या विशेषता होगी, यहाँ समझाएंगे तुम अभी। किसी देश का संविधान महासंघीय संविधान होगा, सही बात है, महासंघीय संविधान ना कह सकते, महासंघीय व्यवस्था, इसे व्यवस्था क्या हो, इसे संघीय व्यवस्था कहता हूँ, चलो इसे व्यवस्था क्या हो, व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, इसे भी परिसंघीय व्यवस्था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मत दो, व्यवस्था क्या हो। अच्छा, यूनियन अरेंजमेंट क्या दो, उसके बाद यूनियन अरेंजमेंट को, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यूनियन अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, ठीक। उसके बाद संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था में क्या हो, महासंघीय व्यवस्था में क्या हो, परिसंघीय व्यवस्था में क्या हो, 3 नंबर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा पता क्या होगा, ये सारा का सारा होगा
केंद्र और जो राज्य उसके पास शक्तियों के आधार पर हम समझेंगे किसी देश के संविधान की प्रकृति या तो संघीय प्रकृति हो सके या परिसंघीय प्रकृति हो सके या महासंघीय प्रकृति हो सके। लेकिन यहाँ बात चलेगी केंद्र और राज्य। जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो केंद्र राज्य के बीच में बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को समझाने से पहले ताकि मैं कोई भी चीज़ समझाऊँ उसे तुम कहाँ लिख सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो बहुत जरूरी चीज़ है। समझ आई बात? या आज नहीं तो कल तुम बड़े होंगे तो वन डे एग्जाम को छोड़ के जो बच्चे पीसीएस की तरफ भी मूव करेंगे उनकी नौकरी लग जाएगी, तो फिर कहाँ से लिखोगे? कोई बार बार थोड़ा ही ना पढ़ोगे, बस मेरा नोट्स पढ़ोगे, काम का वही काम कर देगा तुम्हारा काम। तो लिखना भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। पीसीएस यूपीएससी भी देने जाओगे तो यूपीएससी में कहाँ से लिखोगे, कहाँ से निकाल कर लेकर आओगे 5-6 पॉइंट आराम से, कैसे निकाल कर लेकर आओगे? तो याद करने पड़ते हैं, याद भी करवाऊंगा। और रिलेट करना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना। इस दुनिया में जितने मनुष्य पैदा हुए ना, सबके अंदर बराबर दिमाग लेकर पैदा हुए, लेकिन सब ना अपने अलग अलग तरीके से यूज़ करा। मेरी ही उम्र के जो बच्चे थे उन्होंने अपना दिमाग अपनी क्लास में बैठकर अपने तरीके से यूज़ करा और आज भी दिहाड़ी मजदूरी करते फिर रहे। मेरी क्लास के जो बच्चे थे, समझ आई बात है, मेरी क्लास के जो बच्चे थे जो बाबू सोना खेल लेते ना बैठ कर उस टाइम पर जाकर, तो मैं उस टाइम पर जाकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर लूँ यार, ठीक है। तो उसके बाद उससे मैं बच्चे मेरे पास ही पढ़े चले गए, आज दिहाड़ी मजदूरी करते फिर रहे। कारण क्या है? उन्होंने अपने दिमाग को अलग तरीके से यूज़ करा, तो सब बराबर दिमाग लेकर पैदा हो। समझ में आई बात है? सबके पास इतना ही दिमाग हो, इतना ही वजन हो उसके अंदर सबके, ठीक है। लेकिन यूज करने के ऊपर बात है, किसने कहाँ इस्तेमाल करा उसका। अब संघीय व्यवस्था हो, एक परिसंघीय व्यवस्था हो, एक हमारे पास महासंघीय व्यवस्था हो। तो जो परिसंघीय महासंघीय तीनों की व्यवस्था हो, इसे समझने की जरूरत है, मुझे ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछेगा शक्ति के विभाजन की संकल्पना से आपका क्या तात्पर्य है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर हो सेंट्रल स्टेट के बीच में वो क्या हो, क्या अभिप्राय है उससे, ठीक, ये बताना आपको। उसके बाद ये बताना भारतीय संविधान में बताना क्या शक्ति के विभाजन की संकल्पना भारतीय संविधान में व्याप्त है, तो है तो फिर किस हद तक, ये भी सवाल पता होना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है? ये भी मैंने बताया संविधान की सर्वोच्च है नहीं है, मैं पीछे बहुत बात हो चुकी इस पर। तो संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, ठीक। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, व्हाट इज द सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों के आधार पर संविधान की सर्वोच्चता को समझाइए। हमें समझाना सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना, सही बात है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उनके बारे में बताना, जिससे पता लगे। ये भी हम पीछे पढ़ चुके इसके बारे में। उसके बाद संविधान में अन्य में पढ़ लेने में क्वेश्चन हमने को समझा दे मैंने कल क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक समझा देते मैंने शायद। अच्छा, DSWR में आ गए तुम इसमें, ठीक है, यहाँ तक सारा समझा दिया मैंने। इसमें देखो क्वेश्चन लास्ट में जाकर, भारतीय संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था से आप एक अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का ना फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम है वो एक प्रकार का अद्भुत प्रकार का, सही बात है, एक आश्चर्यजनक सिस्टम हो, वो समझना, मुझे यही समझना पूरे चीज। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था उभयचर प्रकृति की टिप्पणी कीजिए। दोनों सवाल को ध्यान लगाना इस पर। एक को क्वेश्चन नंबर 6 लिख रखा मैंने नोट्स के अंदर, एक लिख रखा नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा आज मुझे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने ना, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन बताओ। भारतीय संघीय व्यवस्था एक अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था है। आज इसे समझेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था संघीय व्यवस्था वो अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था क्यों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 2 केस में इस बात का हवाला दिया। एक तो केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 का, समझ बात है। एक पता कौन था, 24 अप्रैल 1973 का केस है केशवानंद भारती केस, और दूसरा केस है SR बॉम्बे 1994 केस। इस सुप्रीम कोर्ट के पास 2 फेमस केस थे। उन्होंने कमेंट कराया किस पर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगर ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर कमेंट करा उन्होंने, पता क्या कहा कि भारतीय संविधान के अंदर जो संघीय व्यवस्था वह ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे अमेरिका के अंदर ना। अमेरिका की संघीय व्यवस्था के अंदर अलग प्रकार की व्यवस्था, हमने ऐसी बिल्कुल भी नहीं अपनाई। हमने अलग और अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था अपनाई। कौन सी अपनाई और क्यों अपनाई, वो थोड़ा सा टाइम दो, अब पता लगेगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान संघीय संविधान है, हाँ संघीय संविधान है। तो क्या ऐसा संविधान है जैसा अमेरिका का? नहीं है। अगर तुम देखना संघीय संविधान कैसा हो तो चुपचाप जाएगा अमेरिका का संविधान पढ़कर चले जाओ। लेकिन भारत के संविधान को हमने अमेरिका के संविधान के जैसा नहीं बनाया। पता क्यों नहीं बनाया? वो बात जो हमारी संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके ऊपर निर्भर कर उन्होंने ऐसी व्यवस्था को हूबहू क्यों नहीं अपनाया, क्या कारण था, समझ नहीं बात है। तो लेकिन क्या भारत का संविधान संघीय संविधान नहीं है? भारतीय संविधान संघीय संविधान भी है। उसके संघीय संविधान होने के साथ साथ उसमें एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। यही आज चीज समझनी मुझे। अब वहां तो बहुत सवाल पूछेगा भर भर का। एक नंबर फर्स्ट पहली बात, दोनों लक्षण मौजूद है। उसके अंदर ना संघात्मक लक्षण भी मौजूद है। संघात्मक मतलब यूनिटरी प्रोविजन भी मौजूद है। उसके अंदर ना हमारे एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण वो भी मौजूद है। यूनिटरी प्रोविजन भी मौजूद है। और जो हमारे फेडरल वो है ना प्रोविजन, वो भी मौजूद है। सर दोनों एक साथ मिक्सचर है उसका, इसलिए कहा जाए भारतीय संविधान ना एक संघीय प्रकृति का उभयचर संविधान। लिखा हुआ ना, देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था उभयचर प्रकृति है।
पता लग गया? उभयचर का मतलब क्या हो? दोनों, दोनों चीजें इसमें टिप्पणी करनी, राइट द कमेंट। समझ की बात है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था व्याप्त एकात्मक पहलुओं के संघात्मक पहलुओं के विरोधी नहीं है, सहचर या सहयोगी प्रकृति के रूप में देखा जाना जाता है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? मैंने कहा ना, इस बच्चे की हम बात करेंगे कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब हमें पता कि संघीय व्यवस्था सबका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा हमारे पास? अमेरिका। हमने अमेरिका के संविधान को डायरेक्ट हूबहू कॉपी क्यों नहीं कर लिया? उनके सारे एकात्मक, उनके सारे संघीय लक्षणों को भारत के संविधान में उठाकर डाल देते, क्यों नहीं डाला? हमारे संविधान निर्माता बहुत बुद्धिमता थी उनकी। क्या अब तुम आज जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, खासकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तुम्हें उनके मानव मस्तिष्क पर फक्र होगा। आज क्या होगा? फक्र, गर्व होगा, तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी तुम्हारी। सही बात है। तो वे लोग आज उनकी दिलों पर चोट पहुंचने वाली जो अम्बेडकर पर सवाल खड़े करते हैं, आज अम्बेडकर के बारे में जानना, तो आज तुम अम्बेडकर के बारे में पता लगेगा कि अम्बेडकर क्या लोग थे। इसलिए अम्बेडकर को ना आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी जाती है। यस, जो आज का समय, जैसे 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 तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, 200 साल बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी फेल हो गए। एक एक बात इतनी गहराई से लिखी गई, फेल हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी औकात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सको, आज तक समझ रहे, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर। समझ नहीं बात है? अब उस जिस बंदे ने बनाया होगा उसकी हालत देखो क्या होगी, क्या लेवल रहा होगा उसके पास। 32 डिग्रियां, 4 DSc, अलग अलग विषयों में PhD, अलग अलग विषयों में MA, अलग अलग विषयों में MSc। वाओ, क्या नॉलेज, ग्रेट। अब तुम आलोचना कर दोगे, कैसे आलोचना कर दोगे? पढ़ो, बताए एजुकेशन के बेस पे जाने जाओगे। कुछ समय तक तो चेहरे से पहचाने जाओगे, कुछ समय बाद ना एजुकेशन के बेस पे पहचाने जाओगे। तो चलो, भारत की संविधान। अगला क्वेश्चन, संविधान में व्याप्त एकात्मक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर मिलना चाहिए, संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से यूनिटरी प्रोविजन है ना, उनके बारे में चर्चा करनी। समझ की बात है? उनके बारे में एक्सप्लेन करना, उन्हें कौन कौन से यूनिटरी प्रोविजन है, कौन कौन से एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में निहित संघीय प्रावधान भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या कह रहा है? पता क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान में निहित संघीय प्रावधान, भारतीय संविधान, हाँ सर भारतीय संविधान, उसमें संघीय प्रावधान, हाँ सर फेडरल प्रोविजन उसके अंदर, वे उसकी ना सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा में। क्या है? सही बात यार, मैं तो अपनी भाषा में कहता हूँ आत्मा नहीं है, एसेंस है, एसेंस, सार तत्व। क्या हो सार तत्व? उसके अंदर तो वह चीज हटा दो, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे चीनी, उसके अंदर तो मीठापन हटा दो तो चीनी कहीं की रह जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोनू भाई जी पढ़ाना छोड़ दे एक तरफ, अस्तित्व खत्म। सही बात है। क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं आने का ना। ठीक, अच्छा है किसी के अंदर, सबके अंदर एक एसेंस हो। क्या हो? उसके बिना उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस दिक्कत याद कि तुम्हें अपना एसेंस नहीं पता। चलो, एसेंस मतलब सार, सार तत्व। चलिए, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? तो आज मुझे 4-5 क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने हैं। इनके 4-5 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिए। पहला क्वेश्चन, इसका उत्तर ढूंढना मुझे। भारतीय संविधान, भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था है। इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो एक प्रकार का अद्भुत प्रकार का फेडरल सिस्टम है, ये समझना मुझे। अच्छा सर, उसके बाद बताओ, भारतीय संघीय व्यवस्था उभयचर प्रकृति की है। चंगी बात है। तो उभयचर प्रकृति की दोनों चीजें, दोनों इसमें संघात्मक लक्षण भी है, एकात्मक लक्षण भी है, दोनों प्रकार के। इन क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर ढूंढना मुझे, दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे मुझे। तीसरे नंबर का प्रश्न ढूंढना, यार ये भारत का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर दोनों प्रकार के लक्षण है, एकात्मक लक्षण भी मौजूद है और एकात्मक लक्षण भी मौजूद है और संघीय लक्षण भी मौजूद है। और यह बात कहां तक सहमत है कि आप इस बात तक, इस कथन तक कहां तक सहमत है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा चलो, ये भी सवाल ठीक सही है। भारतीय संविधान में व्यापक एकात्मक बिंदु, यूनिटरी प्रोविजन है, उन पर चर्चा करनी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना मुझे आज। अच्छा, भारतीय संविधान के अंदर निहित संघीय संविधान की आत्मा, संघीय जो लक्षण है ना जो इसके अंदर, वो संविधान की आत्मा, ये भी समझेंगे आज। संविधान की आत्मा है क्या, नहीं है, किस तरह का, क्या कहा, समझ गए? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना मुझे। तो आज की क्लास मेरी इसी पे निर्भर होगी, इसी पे बेस होगी। ठीक, चले अब थोड़ा भारतीय संविधान की बात छोड़ दो, अब पूरी दुनिया की बात करो। पहले सुनो, संविधान की प्रकृति, जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। जैसे संविधान के अंदर प्रोविजन डाले गए होंगे वैसे ही उसके जो पॉलिटी होगी वो इस तरह वर्क करती होगी उसके देश के अंदर, कोई भी देश हो जाए। अच्छा सर, हाँ सर, ये बताओ जो संविधान की प्रकृति, इंडिया की बात नहीं कर रहे भी, किसी भी देश के संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सके, 3 प्रकार की व्यवस्था पाई जा सके, 3 प्रकार की हो सकता वहां संघीय व्यवस्था हो। चलो, दुनिया में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हो सके, या तो हो सकता वहां संघीय व्यवस्था हो, हाँ सर ठीक है, हो सकता वहां परिसंघीय व्यवस्था हो, हाँ सर ये भी ठीक है, सर महासंघीय व्यवस्था हो, सर मुझे नहीं पता संघीय व्यवस्था क्या हो, सर बता दो। चलो, और समझते संघीय व्यवस्था क्या हो। ठीक, और यह कहाँ मौजूद है, पहले ध्यान दे, अच्छी तरह ध्यान से, अच्छे तरीके से।
लेकिन हम ये बात समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना के आधार पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? शक्तियों के विभाजन की संकल्पना के आधार पर, यानी शक्तियों का विभाजन हो रखा है। और जब भी शक्तियों के विभाजन की बात करूंगा ना मैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में कर रहा हूं। किसके? ये जो चीज पढ़ रहे हैं हम ना, जो संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, देखो कि कौन केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, राज्य के पास ज्यादा शक्ति है, हर जगह यही देखेंगे। तो जहां भी संघीय व्यवस्था होगी, जहां भी संघीय व्यवस्था होगी, तो ये समझ जाओ वहां जो शक्ति के विभाजन की संकल्पना देखने की कोशिश करोगे, तो वहां ना जहां भी संघीय व्यवस्था होगी, वहां हमेशा सेंटर स्टेट की तुलना में, सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर स्टेट की तुलना में, स्टेट की तुलना में, स्टेट की तुलना में ज्यादा 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 इतनी ज्यादा शक्ति रखेगा, इतनी ज्यादा शक्ति रखेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो समझ जाना वहां संघीय व्यवस्था मौजूद है। जहां भी तुम्हें लग रहा है किसी देश के अंदर केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है और राज्य सरकार कमजोर है, तो आप कहोगे वहां ना पक्की बात है, इस देश के संविधान के अंदर ये संघीय संविधान है। तो बना याद होगा ऑटोमेटिक, तो संघीय संविधान है। अब यही बात तुम भारत में फिट करके देखेंगे। अब देखेंगे, हम देखेंगे क्या भारत में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां? हाँ, शक्तियां भारत के अंदर। तो भारत का संविधान तो फिर संघीय संविधान होगा ना? ये भी नहीं कह सकते, पूरी तरह नहीं कह सकते, पूरी तरह संघीय संविधान नहीं कहने के भारत के संविधान को। क्यों नहीं कहने के? क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर भारत के संविधान के अंदर केंद्र को भी शक्तियां दी गई, राज्यों को भी शक्तियां दी गई, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। तो जहां केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत होगा, सेंटर स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो समझ जाओ वहां हमेशा यूनियन, हमारे पास यूनियन सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम? यानी कौन सी व्यवस्था होगी? संघीय व्यवस्था। याद रही बात है, संघीय लक्षण मौजूद है वहां से संविधान के अंदर। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? पूछूंगा मैं तुमसे क्या बताया, ठीक। इसमें एक तो केंद्र होगा, क्या होगा? केंद्र यानी सेंटर होगा। एक हमारे पास होगा राज्य, क्या होगा? राज्य यानी स्टेट। केंद्र क्या हो? जैसे मोदी सरकार होगी वर्तमान समय में। राज्य क्या हो? राज्य हमारे यहाँ होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, ये राज्य होंगे। अच्छा, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होंगे, इनके बीच में क्या होंगे? संबंध। नोट्स में सब लिखा हुआ अच्छी तरह, नहीं जिसने नई नोट्स बना रखा, नोट्स दे देखो बना सको आराम से बड़े प्यार के साथ। इनके बीच में जो संबंध होंगे ना, वो निष्ठा की, इनके बीच में जो संबंध होंगे वो निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होंगे। किस पर? ठीक। तो ये इनके बीच में संबंध होंगे निष्ठा। निष्ठा का मतलब जानते क्या होता है? इनके बीच में संबंध होंगे निष्ठा, निष्ठा की, निष्ठा नहीं आयो, निष्ठा, निष्ठा की अवधारणा, अवधारणा पर आधारित होंगे। बताऊंगा कैसे लिखोगे सर? आधारित होंगे, आधारित होंगे। अच्छा, इसका मतलब जानो क्या? यहाँ ना केंद्र और राज्य होंगे, एक तो केंद्र होगा, एक क्या होगा? राज्य। इनके बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। इनके बीच में क्या नहीं होता? कोई भी वैधानिक समझौता। लिखोगे सारी बातें हैं, भी पूछने वाला हूं मैं तुमसे। इनके बीच में, केंद्र के और राज्यों के बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं। केंद्र, एक तो केंद्र होगा हमारे पास, हाँ सर केंद्र होगा। एक क्या होगा? राज्य होगा, हाँ सर राज्य होगा। इनके बीच में वैधानिक समझौता नहीं होने का कोई। कौन सा? वैधानिक, लीगल एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। सही बात या? वैधानिक समझौता नहीं, समझौता, समझौता नहीं। बताऊंगा कैसे लिखोगे, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। इसका मतलब जानते हो क्या हो? इसका मतलब जानते हो क्या हो? इसका मतलब ये हो कि वो ना केंद्र और राज्य, केंद्र ना राज्य को, राज्य तो छोटा होगा, राज्य को अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी चाहकर भी, जहां भी संघीय व्यवस्था होगी उसमें राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता। याद रखिए बात है मैं क्या कह रहा हूं? राज्य को ना, राज्य को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। राज्य चाहकर भी किसी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता, छोटी छोटी जरूरत के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ से वर्तमान समय में हमारे यहाँ ना ये व्यवस्था मौजूद है। हमारे यहाँ ना जो राज्य, जितने भी राज्य हैं, इन्हें पैसा चाहिए, हाँ सर चाहिए। जब इन्हें पैसा चाहिए, पैसा पता कहाँ से मिला? अब हमारे यहाँ जीएसटी ले आए हम। और जीएसटी पता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने जीएसटी लागू कर दिया। और जब जीएसटी लागू करके ये तय कर दिया हर राज्य को पैसा केंद्र सरकार देगी, जितना भी देश में टैक्स इकट्ठा होगा वो सारा का सारा, वस्तु और सेवा होगा वो सारा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, फिर वहां से नीचे राज्यों के पास पैसा आएगा। इसका मतलब कल को उत्तराखंड कहने लगे ना मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ और चाइना के अंदर एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, उत्तराखंड देश, चाह कर भी लग नहीं सकता। पैसा कहाँ से लेगा? 90% पैसा वहां से मिल रहा है। बल्कि तो हिमालय राज्य 11वें नंबर का, इसे तो सारा 90% पैसा केंद्र सरकार से ले जा रहे, सारा का सारा पैसा। इनकी तो खुद की कोई कमाई नहीं है बिल्कुल भी।
सही बात, कोई भी राज्य हो इंडिया के अंदर उसे अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए हम कह सके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रकार के अंदर उसके अंदर संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है। आप बोल दोगे क्या भारत के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है? अभी तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, तो मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा। ऐसे कौन कौन से प्रावधान पूरे संविधान को पढ़ने का जिसमें मुझे लगा इस बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी, पांचवी, छठी, सही बात है, जिससे मुझे पता लगा भारत के संविधान के अंदर संघीय लक्षण मौजूद है। सही बात, बस इतनी बात तय कर लो, क्या भारत के संविधान के अंदर संघीय लक्षण मौजूद है? हाँ, ये संघीय व्यवस्था। अब हम देखेंगे यह व्यवस्था भारत के संविधान में पाई जा या नहीं पाई जा, तो आप कहोगे हाँ यह व्यवस्था भारत के संविधान में पाई जा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध वो निष्ठा की अवधारणा पर आधारित है। राज्य केंद्र से चाह कभी अलग नहीं हो सकता कोई भी राज्य। कल को कहने लगा ना ये हमारे पास ये खालिस्तानी देखे तुमने, खालिस्तानी ये 80 के दशक में डिमांड उठा रहे थे कि हम खालिस्तान देश बनाने, पहले पाकिस्तान बन गया 80 के दशक में इंदिरा गांधी के टाइम पर इन्होंने बड़े बड़े झंडे, इंदिरा गांधी को तभी तो मारा था इन्होंने। सही बात या कि हम एक खालिस्तान देश बनाएंगे, खालिस्तान अलग देश, तमिलनाडु वाला इलाका ना लिट्टी समुदाय वहाँ तमिलनाडु को मिलाकर और श्रीलंका को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाह रहा था। सही बात या चाह कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? भारत के संविधान सामने खड़ा हुआ और भारत के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था मौजूद है। कहा चाह कभी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। चाह कभी छोटी छोटी चीज के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। पता लग गया? और न जितना लेकिन अमेरिका के अंदर जो संघीय व्यवस्था उसमें क्या है ये भी समझ लो। यह संघीय व्यवस्था अमेरिका के अंदर भी, लेकिन अमेरिका के अंदर अलग रूप में अपना रखा है। सर समझो मेरी बात की भी क्या कह रहा हूं। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति, हमारे यहाँ ना एक व्यक्ति सिर्फ केवल भारत का नागरिक हो सके, वो ना किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर अमेरिका का नागरिक अलग होगा और वहाँ के जो अंदर राज्य 50-60 राज्य हैं, वहाँ से 50-60 जो राज्य 50 होंगे आसपास, सही बात है, तो उनके अंदर उनका नागरिक अलग होगा। एक तो होगा देश का नागरिक, एक होगा राज्य का नागरिक। उनके यहाँ वहाँ दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ इकाई नागरिकता। यानी भारत के संविधान निर्माता जो भारत का संविधान बनाने वाले थे उन्हें यह बात पहले ही पता थी कि भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच सके। अगर नुकसान पहुंच सके उन्होंने ऐसा प्रोविजन डाल डाली जैसा अमेरिका के संविधान में हूबहू था। क्यों? ताकि भारत की एकता अखंडता को क्षुण बनाया रखा जा सके, अक्षुण। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? जो मैंने बात बताई मैं सारी बात सुनने वाला हूँ। मैं कहूंगा भारत के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था मौजूद है, संघीय लक्षण मौजूद है। जी हाँ सर, संघीय लक्षण मौजूद है। ठीक कि संघीय व्यवस्था को देखकर पता लग रहा कि अमेरिका के संविधान के अंदर है वो तो दुनिया, उन्होंने तो पूरी दुनिया की संघीय व्यवस्था सिखाई। तो फिर भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने उसे हूबहू कॉपी क्यों ना कर लिया? इसलिए नहीं करा। क्यों? क्योंकि भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता, भारत के अंदर अनेक प्रकार की विविधता पाई जा, इसलिए हमने उस व्यवस्था को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया हूं वो? इसलिए नहीं अपनाया कि उससे हमें नुकसान पहुंच सकता था। याद रही ये बात या कोई प्रॉब्लम है? तो बताओ, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे यहाँ इकाई नागरिकता का प्रावधान है। सही बात है, वहां एक व्यक्ति ने दो जगह का नागरिक हो सका, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। समझ आई बात है? भारत क्या कहाँ रह रहा है? जी जम्मू कश्मीर में। किसका नागरिक है? जी जम्मू कश्मीर का। देख चाटा काल को अभी बना देंगे तो जम्मू कश्मीर का नागरिक। समझ बात है? जी कहाँ का नागरिक? जी भारत का नागरिक है। समझ बात है? अमेरिका के अंदर कैसे तुम जाकर, अमेरिका कोई स्टेट होगा, समझ कोई भी एक राज्य होगा, वो बताइए यहाँ का भी नागरिक हूँ मैं, वहाँ का भी नागरिक हूँ, वहाँ बोल सका ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके संविधान में लिखा हुआ सारी चीज तो संविधान के आधार पर होगी। ये सर नो छोटा छोटा सा उदाहरण समझ में आया? आराम से डाल दोगे तुम, आराम से कहीं भी लिखने का मौका मिलेगा। ये बात बताओ, समझ आई? इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में कोई वैधानिक समझौता हो? केंद्र राज्य के बीच में कोई वैधानिक समझौता हो? वैधानिक समझौता नहीं होता इनके बीच में। दुनिया की लीगल एग्रीमेंट होगा, तू इतना कर, मैं इतना करूंगा, ये इतना करेगा, कुछ नहीं करना। जो संविधान में लिखा हुआ ना वो करना, बाकी बकवासबाजी बंद करो। समझ आई बात है? जानेंगे हम आगे जाकर भी कि भारत के संविधान में वे कौन से लक्षण है जो संघात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। समझ बात या? ठीक। अच्छा, परिसंघीय व्यवस्था में क्या हो सर? ये समझ। अच्छा, ऐसी व्यवस्था इंडिया, ऐसी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था कहाँ मिलेगी? कनाडा में मिलेगी, अमेरिका में तो मिलेगी ऐसी। कनाडा, अच्छा, यूएसए में भी मिलेगी परिसंघीय। अच्छा, कनाडा में लिख दो, कनाडा। पहले बताओ, समझ में आई नहीं संघीय व्यवस्था? ठीक है। संघात्मक लक्षण समझ में आए? संघात्मक लक्षण क्या हो? अच्छा, दूसरे नंबर पे चले आओ। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। अच्छा, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। अब बताओ, यहाँ सेंटर है ना और जो स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट को लगभग बराबर की शक्तियां प्राप्त हो। किसकी? बराबर की शक्तियां प्राप्त। अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं मैंने अमेरिका के बारे में। तो सही बात है। तो हम यहाँ से उस परिसंघीय व्यवस्था कैसे कर, उसे फेडरल सिस्टम कैसे कर? फेडरल सिस्टम याद रखिए बात है। जरा एक बात बताओ, बात समझ में आ रही है ना?
अगर मैं तुमसे पूछूं संघीय व्यवस्था क्या, बता दो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब वो केंद्र और राज्य, केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा इतना मजबूत होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। यस और नो? ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ केंद्र और राज्यों के पास ना लगभग बराबर की शक्तियां होती है। किसके पास? केंद्र की, केंद्र राज्य के पास लगभग बराबर की शक्तियां होगी। ठीक, इनके बीच में जो संबंध होंगे ना निष्ठा की अवधारणा पर आधारित नहीं होंगे। एक तो यहाँ केंद्र होगा, हाँ सर केंद्र होगा, इधर भी राज्य होगा, हाँ सर राज्य होगा यहाँ भी। अच्छा, इनके बीच में जो संबंध होंगे क्या होंगे? संबंध, संबंध रिलेशन निष्ठा की अवधारणा पर आधारित नहीं होंगे। किसकी? निष्ठा की, निष्ठा की अवधारणा पर, अवधारणा पर आधारित नहीं होंगे, नहीं होंगे। सही है? ठीक, और बताओ इनके बीच में वैधानिक समझौता हो? हाँ, इनके बीच में वैधानिक समझौता होता है, केंद्र के बीच में और स्टेट के बीच में, सेंटर होगा स्टेट के बीच में, क्या हो? वैधानिक समझौता, लीगल एग्रीमेंट, वैधानिक समझौता होता है। अभी बताऊंगा लिखना कैसा। अच्छा, इसके बीच में यहाँ एक तो सेंटर होगा, सेंटर होगा। अब हमारे पास ये स्टेट हो गए, छोटे छोटे करके स्टेट, ये स्टेट बहुत सारे स्टेट हो सकते, नहीं हो सकते? ये कभी भी चाहकर अपने आपको अलग कर सको। इनके बीच में वैधानिक समझौता हो रखा है। सही बात, ये कभी भी चाहकर अपने आपको अलग कर सको। ये छोटी छोटी जरूरतों के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहते। यहाँ की यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी हो सको। ये जो स्टेट है ना, ये कभी भी चाहकर अपने आपको राज्य केंद्र से अलग कर सको। किस तक? केंद्र से अलग कर सको। याद रहेगी बात ये? ठीक, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं हो रखा है? वैधानिक समझौता, वैधानिक समझौता होता है इनके बीच में, वैधानिक समझौता हो रखा है। क्या हो? इनके बीच में निष्ठा नहीं है। याद रहेगी बात ये? ठीक है, चाहकर कभी भी अपने आपको अलग कर सकते हैं। यह निष्ठा की अवधारणा है। ठीक, यह निष्ठा की अवधारणा नहीं है। ठीक है, याद रहेगी बात है? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम क्वेश्चन बताओ। चलो बताओ, संघीय व्यवस्था में कौन कौन से प्रावधान हो? तो पहले बता क्या होता है? जिस देश के अंदर भी संघीय व्यवस्था, जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी, जिस देश के संविधान में संघीय व्यवस्था होगी, वहाँ जो है ना केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होगा, और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे वो निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होंगे। और उसके बाद होगा, देखो ये केंद्र हमारे राज्य होंगे, केंद्र राज्य के बीच में एक वैधानिक समझौता होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और जो केंद्र है ना, राज्य को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता होगा? केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता होगा। याद रहेगी बात? क्यों? ताकि जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत तरीके से बनाया जा सके। क्या भारत के अंदर यह व्यवस्था मौजूद है? हाँ, मौजूद है। अब परिसंघीय व्यवस्था, कौन सी? फेडरल सिस्टम। इसे भी समझो, फेडरल सिस्टम को क्या है? यहाँ केंद्र और राज्य को लगभग बराबर की शक्तियां प्राप्त हो, जैसा अमेरिका के अंदर मौजूद है। अमेरिका के अंदर यही व्यवस्था मौजूद है। ठीक, यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हो निष्ठा की अवधारणा पर आधारित नहीं होते। जब निष्ठा की अवधारणा पर आधारित नहीं होते ना, तो केंद्र जो राज्य है वो अपने आप को केंद्र से अलग करने की कोशिश कर लेगा, और कभी भी अलग कर सकता चाहकर। हमारे यहाँ नहीं कर सकता बिल्कुल भी ऐसा। अब महासंघीय व्यवस्था को भी समझ लो। यह महासंघीय व्यवस्था, नाम लिखा है महा, एक तो सागर हो, एक महासागर हो, तो ये महासागर भी समझना क्या बला हो। ठीक, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। एक तो केंद्र हमारे पास, एक हो राज्य। इसमें क्या हो, जो हमारे पास केंद्र हो, देखो यहाँ पास हमारे पास ना राज्यों के पास जहाँ ज़्यादा शक्तियाँ होगी, जहाँ राज्य के पास ना ज़्यादा शक्तियाँ होगी किसकी? केंद्र की तुलना में, तो समझ जाओ वहाँ जो व्यवस्था होगी उसे बोलते हैं महासंघीय व्यवस्था। महासंघीय व्यवस्था। ठीक, इनके बीच में संबंध हो ना, वो निष्ठा की अवधारणा पर आधारित। किसकी? और यहाँ ना कोई वैधानिक समझौता हो, वैधानिक समझौता हो, इनके बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। क्या नहीं होता? वैधानिक समझौता नहीं होता। समझौता नहीं है। ठीक, वैधानिक समझौता नहीं। अब जब इनके बीच में वैधानिक समझौता नहीं हो रहा, पता क्या करेंगे? राज्य ना, ये सेंटर, ये हमारे पास क्या है? राज्य अपने ऑटोमेटिक एक दूसरे तो कभी भी लग हो सको। और ऐसा हुआ, बताओ क्या हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था आपस में, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, तो एक संगठन बना था, पूरा का पूरा संघ बना था, एक संघ। और संघ नहीं बोलते, उसको महासंघ बोलते हैं। उसका नाम है यूएसएसआर। और यूएसएसआर ना कुछ लोग गलती से उसे रूस कह देते हैं। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। इसे बोलते पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। इसे धोखे तो कुछ लोग ना धोखे से रूस कहते हैं। रूस, तो रूस के साथ ना बहुत देश जुड़े हुए थे आपस में।
और कुछ लोग जुड़े थे अमेरिका के साथ। तो पूरी दुनिया में दो गुट बने हुए थे, एक तो अमेरिका वाला गुट बना हुआ था, एक यूएसएसआर वाला गुट बना हुआ था। तो यूएसएसआर वाला गुट बना हुआ था, उसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। तो इसमें ना केंद्र में तो रखते थे पता किस, रूस को रख देते, और उसके बाद आसपास जो देश जुड़े हुए थे, ठीक है। भारत किसकी तरफ जुड़ा हुआ था? भारत का जो झुकाव था इसकी तरफ था। भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं रहा, भारत का झुकाव हमेशा रूस की तरफ रहा। लेकिन हमने ना कभी भी अपने मुख से कभी नहीं कहा कि हमारा रुख जो इसकी तरफ है, लेकिन हम इसकी नीतियों को फॉलो करते थे। हम समाजवादी थे, और ये समाजवादी लक्षण हमने यहीं सीखे थे, यूएसएसआर था। समाजवादी का मतलब वो देश के संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा ना, वो हमेशा सरकार का होगा, सरकारी चीजों को रखना। समझ बात क्या? समाजवादी लक्षण हमने यहीं सीखे थे। अमेरिका जो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सोने करा, प्राइवेटाइजेशन जिसे बोल रहे, उसे बोलो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया में दो अर्थव्यवस्था हो, एक तो हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक हो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो समाजवादी व्यवस्था ना, हमारा झुकाव हमेशा उसी की तरफ रहा। कांग्रेस सरकार जो तुम वर्तमान समय की सरकार देखो ना, वो हमेशा एक प्रकार से समाजवादी सरकार है, उसका झुकाव समाजवादी। जो भाजपा सरकार देख रहे हैं ना, वो पूंजीपतियों की सरकार कहा जा, अंबानी अडानी की सरकार। आरोप लगाते हैं कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सच में ये धारणा चलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक। तो इनका जो झुकाव अमेरिका की तरफ रहा। लेकिन जो हम थे ना पहले, हमारा जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने बाद में जाकर इस बात को कभी ऑफिशियली नहीं बोल रहा, घोषणा के रूप में नहीं बोल रहा कि हमारा जो झुकाव है यूएसएसआर की तरफ, नहीं, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हमारा झुकाव उसी की तरफ रहा। उन्होंने हमारी मदद भी करी समय समय पर। जब हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं दिए, चावल चाहिए तो चावल दिए। समझ की बात है? हमारे देश को भूख के रखे थे हम यार। सही, अमेरिका ने हमें पता क्या भेजा था? सड़ा हुआ गेहूं भेजा था, सड़ा हुआ गेहूं जो अपने वहां सूअर को खिलाओ में, वो गेहूं भेजा था इन्होंने। फिर हमने लाल बहादुर शास्त्री ने वो गेहूं वापस करवाया। हमारा झुकाव नहीं रहा उनकी तरफ, रूस की तरफ रहा। अब ये रूस के अंदर ना बहुत सारे देश जुड़े हुए थे आपस में। क्यों आपस में इसलिए जुड़े हुए थे? ताकि अमेरिका ने नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन पता क्या हुआ? 1991 के बाद धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो 1991 के बाद यूएसएसआर का विघटन होगा, और विघटन होकर हर देश ने अपने आप को अलग अलग कर लिया। मैंने कहा ना, देश को मतलब राज्य भी कह सको तुम। बड़े क्षेत्र में देखोगे, बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखोगे, व्यापक रूप में देखोगे, तो समझ जाओ केंद्र को तुम राज्य भी कह सको। तो एक पूरा का पूरा संघ था, इस संघ से ना जो इस राज्य थे में सब धीरे धीरे अलग होने स्टार्ट हो गए। यूएसएसआर का विघटन होगा 1991 में। तो ये मैंने कहा ना, महासंघीय व्यवस्था हो, तो एक प्रकार की यूएसएसआर एक प्रकार की महासंघीय व्यवस्था थी। और ऐसी जो मांगी से यूरोपीय यूनियन, यूरोप के 28 देश, जब मैं पढ़ाऊँ ना बच्चों को 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो वहाँ बताऊँ यूरोप के अंदर देखो 28 देश है। 28 देशों में तो जो ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वहाँ महासंघीय व्यवस्था थी। तो महासंघीय व्यवस्था में जो राज्य हो वो केंद्र से अपने आप को अलग कर सके। याद रहेगी बात, ये पूरी महासंघीय व्यवस्था क्या हो, क्योंकि इनके बीच में ना कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता। जब लीगल एग्रीमेंट नहीं हो रखा, साइन नहीं हो रखे, तो उन्होंने कहा मेरा हित पूरा होगा, चलो भाई अपना काम करो, मैं अपना खुद का देखूंगा। जैसे ब्रिटेन ने यूरोप से अपने आप को अलग कर लिया। सही बात यार। तो उसके अंदर 28 देश थे और 27 देश रह गए। कितने देश रह गए? 27। यूरोपीय यूनियन एक पूरा का पूरा महासंघ। क्या हो? महासंघ। तो ऐसी व्यवस्था को बोलो महासंघीय व्यवस्था। इसमें ना जो राज्य हो, केंद्र से अपने आप को क्या कर सकता? अलग। क्यों कर सकता? क्योंकि इनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, वैधानिक समझौता नहीं होता। जैसा यूएसएसआर का विघटन हुआ, कब हुआ? 1991 में। और यूएसएसआर का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट का मतलब क्या? समाजवादी। याद रही बात है? समाजवादी जिसे हम बोलते हैं समाजवादी। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी हो। याद रही बात है? तो हम ना कौन सी व्यवस्था को पढ़ते? हमको हमारा झुकाव हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रहा। हमने बताया कि हम समाजवाद को फॉलो करने, समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। दो विचारधारा चलती हैं, एक तो चलती है समाजवादी, एक चलती है पूंजीवादी। तो हम समाजवाद की तरफ अपना झुक दिखाते हैं हमेशा। तो यही बात है, जब बीए करोगे या एमए करोगे तो उनके अंदर भी इन सब चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेगी। वहां लिखना पड़ता है इनके बारे में भर भर कर। समझ में आई बात? या इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो कितने स्ट्रक्चर समझाए मैंने तुम्हें? 3 स्ट्रक्चर, मतलब सिस्टम समझाए 3। एक तो यूनियन सिस्टम होगा, एक फेडरल सिस्टम होगा, एक हमारे पास को फेडरल सिस्टम होगा। पूरी दुनिया के समझ है, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। याद रहेगी बात है? अब प्रावधान वो हम अलग समझेंगे। भैया समझ आई बात है? ये पूरी दुनिया के 3 सिस्टम है। पूरी दुनिया में 3 सिस्टम काम करते हैं। हो सकता संघीय व्यवस्था, एक परिसंघीय व्यवस्था, एक महासंघीय व्यवस्था। ना तो हम इसका हिस्सा रहे, ना हम इसका हिस्सा रहे, हम इसका हिस्सा रहे। और इस सभी उन्होंने हुबहू नहीं बनाया ना। हमारे संविधान निर्माताएं बहुत ज्ञानी लोग थे। उन्होंने लोग कहते हैं ना, उन्होंने भारत के संविधान को कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। अतार्किक बातें मत करो, इलॉजिकल बात मत करो कि भारत के संविधान को कॉपी कर लिया, इधर से उठा के यहाँ रख दिया। अरे उसको कॉपी करने की भी कला हो। कहते हैं ना, नकल करने के लिए अकल चाहिए। भारत के संविधान को कॉपी नहीं करा, अच्छी चीज सीख लेने में कोई बुराई नहीं है।
अच्छी चीज को सीख कर उठाकर भारत के संविधान में डाल दिया और उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करा। भारत के लोग इतने गधे पूरे को पूरे, जितने नेता निकम्मे सारे के सारे आज तक उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे पूरी तरह। जिस दिन भारत के अंदर डेमोक्रेसी मेच्योरिटी की अवस्था में आ जाएगी ना, मैंने कहा था प्रधानमंत्री ढाबे में चाय बैठ कर पिएगा, याद रखना बात, ढाबे में बैठ कर चाय पिएगा और प्रधानमंत्री तुम्हारे बराबर मुंह गुजर जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तुमको कोई असर नहीं पड़ने का, राज्य का राज्यपाल तुम्हारी बराबर से गुजरने का, फिर रोड बंद नहीं होने का। जिस दिन डेमोक्रेसी मैच्योरिटी के अंदर आ गई, कितने लोग जो अपने आंदोलन के अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जरा मुझे बताना करें इंडिया के अंदर कितने लोग कितनी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो? कोई भी जागरूक नहीं है। समझ बात है? कितनी महिलाएं जिस अपने 6 मौलिक अधिकार पता, 6 मौलिक अधिकार महिलाओं ने इसलिए याद करे क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सवाल पेपर आओ। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स इसलिए पढ़े ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगा, इसलिए पढ़ लिए। और उसके अलावा और याद नहीं करने, जाओ अमेरिका के अंदर पता लगेगा तुम कैसे लोग हो वहां से। अमेरिका के अंदर जाओ, यूरोप के अंदर जाओ, स्वीडन नॉर्वे जैसे देशों के अंदर जाओ, वहां पता लगेगा लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है। सही बात है। यहाँ के बच्चे पता क्या कर रहे हैं? यहाँ के बच्चे, इंडिया के बच्चे ना, या तो जाकर बैठेंगे मस्जिदों में, या बैठेंगे सुबह को जाकर मंदिरों में, या बैठेंगे जाकर किसी सत्संग में बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलकर। अमेरिका के, स्वीडन के, फिनलैंड के, नॉर्वे के बच्चे, और उसके बाद कहाँ के बच्चे हैं? उसके अमेरिका के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे संसद में चले जा, झंडा लेकर ठाक अपने अधिकारों के लिए। तुम चले जाओगे, यहाँ के माँ बाप पता क्या कहो, अरे बेटे किसी की लड़ाई में नहीं बड़े करते। बात बताओ, समझ में नहीं है तो पूरी दुनिया में कितनी व्यवस्थाएं चलती है? संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था, याद रहेगी बात है। तो संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था और महासंघीय व्यवस्था, याद रहेगी बात। अब उसके बाद हमारे पास संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या भारतीय संविधान के अंदर मौजूद है, इसका इंटरप्रिटेशन करना, इसका विश्लेषण करना, इसे एनालिसिस करना, मुझे याद रहेगी बात क्या। उसके बाद हमारे पास क्या भारतीय संविधान के अंदर फेडरल व्यवस्था भी मौजूद है क्या? नहीं, कोई लेना देना नहीं है भारत का। सही बात है। महासंघीय व्यवस्था, नो 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 नो। क्या हमने कभी महासंघीय व्यवस्था का हिस्सा रहे? नहीं रहे, हम तो नहीं रहे कभी। लेकिन हाँ, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर उसकी प्रस्तावना के अंदर पहले पन्ने पर 3 शब्द जोड़ दिए थे। एक तो जोड़ दिया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े थे। समाजवादी जोड़ दिया, और समाजवादी तो यूएसएसआर था, और यूएसएसआर तो रूस हो। यानी हमने 70 के दशक में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाजवादी शब्द जोड़कर पूरी दुनिया को यह बताया कि कहीं ना कहीं हमारा जो रुख है ना, वो हमारा समाजवाद की तरफ। 2 विचारधाराएं चलती है। यही सवाल एक लड़की से इंटरव्यू में पूछा था। सही बात है, पूछा कि बताओ भारत का जो रुख था वो किसकी तरफ था। ठीक, भारत ने कभी भी ऑफिशियली घोषणा नहीं करी कि भारत का रुख जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, समाजवाद की तरफ, या फिर उसकी तरफ पूंजीवाद की तरफ। तो भारत का रुख मैं तुम्हें बता देता हूं, भारत का रुख जो हमेशा समाजवाद की तरफ रहा। अच्छा, समाजवाद क्या हो? जब देश के संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का हो। जब देश के संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होगा, ऐसी व्यवस्था को हम, ऐसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? समाजवादी विचारधारा। जब सब चीज सरकारी होगी, जब सब चीज सरकारी होगी, ठीक, सब चीज सरकारी नौकरी फिर ज्यादा होगी। इसलिए लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार में ज्यादा सरकारी नौकरी निकलती है। सही बात है। अच्छा बताओ, अगर सारी चीजें प्राइवेट होगी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल लो सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ऐसी विचारधारा बोलो पूंजीवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी विचारधारा के लोग वर्तमान समय में जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, इन पर आरोप लगाया जा कि पूंजीवादी विचारधारा के लोग सब चीजें प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। करेंगे क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी रही। जैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे आगे जाकर ऐसी शो होगी फिर। सही बात है। जैसे किसी देश के संविधान की प्रकृति होगी, वैसे देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। यस और नो? अब हमें क्या करना सर? हाँ सर, प्लीज ये बता दीजिए हमको कि जो भारतीय संविधान के अंदर संघीय लक्षण मौजूद है, एकात्मक लक्षण मौजूद है। अब जन समझते हैं संघीय लक्षण क्या हो, एकात्मक लक्षण क्या हो। ये मैं एक 2 वर्ड लिखता हूं, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। एक को संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण, एक को एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। एक बात बताओ, इसे बोलते हैं फेडरल। फेडरल बोल, यूनियन है बोलना। अच्छा ठीक है। फेडरल प्रोविजन, इसे बोलते हैं यूनिटरी प्रोविजन। ठीक, तो 2 प्रोविजन है,
यही चीज हमें समझनी है कि क्या भारत के संविधान के अंदर, अच्छा जब तुम नोट्स पढ़ोगे वहां मैंने और भी डिटेल से समझा रखा पूरा का पूरा, पढ़ते ही सब समझ में आया क्या हो जाएगा। पहले ही बताओ बात समझ में आई नहीं आई? सर थोड़ा लिखने का बता दो जरा। सर पेपर में आया संघीय व्यवस्था के बारे में क्या लिखोगे, ऐसे लिखना, देखो नोट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ। शक्तियों के, केंद्र और राज्यों के शक्ति, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर संविधान की प्रकृति वैश्विक स्तर पर 3 प्रकार की हो सकती है। ध्यान से समझ लो, यही लाइन पूरी सुनूंगा क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो, बोर्ड पर देखो अच्छी तरह। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर फर्स्ट संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है, संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था। यूनियन सिस्टम, फेडरल सिस्टम, को फेडरल सिस्टम। फिर अगले पहले हेडिंग बनेगी संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में क्या क्या लिखा जाएगा समझ लो। शक्तियों के विभाजन की संकल्पना के आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर, जहां संघीय व्यवस्था, जिस देश के संविधान जहां भी संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। जैसे कनाडा के संविधान में, जैसे कनाडा में, जैसे कनाडा, ऐसे लिख दो जैसे कनाडा में लिख दिया। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होते हैं। लिखने का तरीका, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होते हैं। याद लिख दियो, केंद्र और राज्यों के बीच यहाँ कोई वैधानिक समझौता नहीं होता है। अर्थात केंद्र को, राज्य को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है। सही बात है, 4-5 लाइन हम तो जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, याद रहेगी बात है। भारतीय संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है, ये संघीय व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। इतनी बात बताओ, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? सुना भी दोगे मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे तो लिखे जाता है, यही पीसीएस, यही यूपीएससी, यही पीसीएस, यही यूपीएससी है, क्या बकवास कहते हो? चले चलो नेक्स्ट, परिसंघीय व्यवस्था। हेडिंग बनाएंगे परिसंघीय व्यवस्था। परिसंघीय व्यवस्था में कैसे लिखेंगे? परिसंघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शक्ति के विभाजन की संकल्पना के आधार पर, या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर परिसंघीय व्यवस्था। परिसंघीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जहां केंद्र, परिसंघीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जहां केंद्र और राज्यों के पास लगभग बराबर की शक्तियां होती है। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई निष्ठा की अवधारणा नहीं होती है। केंद्र राज्यों के बीच में संबंध निष्ठा की अवधारणा पर आधारित नहीं होते हैं, या कोई निष्ठा नहीं होती, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में, जैसे अमेरिका, यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में कोई, यहाँ केंद्र राज्यों के बीच में वैधानिक समझौता होता है, वैधानिक समझौता होता है। उसके बाद इस व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था है? परिसंघीय व्यवस्था में राज्य केंद्र को अपने आप से अलग कर सकता है, जैसे अमेरिका के संविधान में पाया जाता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। याद रही बात क्या? ऐसे कर बात समझ में एक बात है। उदाहरण चलते जा रहे हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। पीसीएस में भी काम आएगा, यूपीएससी में भी सारे फाइन धीरे धीरे काम आएंगे। अब महासंघीय व्यवस्था में बारे में तुम इतना चार्ट बना दो, चार्ट बना कर लिखोगे गजब का नंबर मिलेगा, वो देख के समझ जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा ही हो, क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं, इशारा देना चाह रहे हैं। देखो मैं क्या पता, एनसीईआरटी तो एक लेवल जाकर ऊपर पढ़ाया मैंने, समझ नहीं बात है। अब महासंघीय व्यवस्था होगी, महासंघीय व्यवस्था में क्या होगा? महासंघीय व्यवस्था में केंद्र के राज्यों के पास केंद्र की तुलना में अधिक शक्तियां होती है, अधिक शक्तियां होती है। जैसे इनके बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। जैसे हमारे पास यूएसएसआर और यूएसएसआर का कब विघटन हुआ ना बताओ मुझे? 1991। एक हमारे पास यूरोपीय यूनियन, 1 फरवरी 2020 को ना उसने ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया। 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया यूरोपीय यूनियन से। क्यों? क्योंकि इसमें आसन राज्य के पास केंद्र की तुलना में ज्यादा शक्तियां हो, अपने हित, जैसे अपना हित पूरा होगा ना तुरंत लोग राज्य अपने आप को अलग कर लगा। जब तो यूएसएसआर बिखर गया। यूएसएसआर क्यों बिखर गया? इसलिए तो बिखर गया क्योंकि वो एक प्रकार का महासंघ था। क्या था वो? याद रही बात, बता दोगे मुझे इसके बारे में? ठीक, इसके बारे में बता दोगे मुझे? अगर मैं सुना दोगे मुझे, इसके बारे में बता दोगे? चलिए करिए, बताइए फटाफट तेज स्पीड। हाँ, इसके बारे में बता करिए मुझे, ऊपर से क्या लिखना, क्या बताया था? केंद्र और हाँ हाँ, पहली हेडिंग बनाएंगे संघीय व्यवस्था फास्ट। संघीय व्यवस्था और इसके उदाहरण कनाडा के संविधान होगा। और मैं इसमें लिखेंगे इसमें निष्ठा की अवधारणा केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध राष्ट्रीय निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होते हैं। इतना शॉर्टकट मत मार, ऐसे ही तू कॉपी के अंदर करती है, जो कॉपी चेक करता हूँ, ये ड्रामे करने छोड़ दो कॉपी के अंदर। चले बता। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर किसी देश के संविधान की प्रगति 3 प्रकार हो सकती है।
हाँ। व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था। हाँ। फिर संघीय व्यवस्था है निम्नलिखित, इसको देखेंगे। सत्यों के विभाजन की संकल्पना के आधार पर किसी भी देश के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। और जैसे कनाडा का संविधान केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध निष्ठा की अवधारणा पर आधारित होता है। अच्छा। फिर ऐसे में केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक समझौता भी होता है। और केंद्र राज्य ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या है? नहीं होता है। भाषा नहीं है तुम्हारे पास। भाषा के अंदर ना भाषा प्रभावशील होनी चाहिए, कनेक्टिविटी महसूस हो। हर 2 लाइन बाद होता है, होता है। गाय का निबंध लिखने बैठ रही हो क्या? तू बता, जो भी पढ़ा हो, जो भी समझाया वही बता, फास्ट फास्ट बता चल। ठीक, बात समझ आई? बात संघात्मक लक्षण क्या हो, एकात्मक लक्षण क्या हो? संघात्मक लक्षण क्या हो, एकात्मक लक्षण क्या हो? नोट्स के अंदर और भी डिटेल से पढ़ना। सही बात, नोट तो सही मिलेगा जिन्हें क्लास में एडमिशन ले रखा था। ये तुम्हारे पास था ही, तुम्हें क्या लेना यार? परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था, बार बार तो बच्चे मैसेज कर दे रहा है, संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था, ऐसे लिखते हैं। अच्छा सर, ऐसे लिखते हैं सर, आगे बढ़ो। अच्छा, संघात्मक लक्षण समझते हैं, एकात्मक लक्षण समझते हैं। लक्ष्मण क्या, लक्ष्मण क्या है? लक्षण। फेडरल प्रोविजन कौन से, एकात्मक प्रोविजन कौन से? एकात्मक प्रोविजन मतलब यूनिटरी प्रोविजन कौन से? इस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से समझो, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, पता नहीं क्या कर रहे हो। अब भारतीय संविधान की प्रकृति ये है, ये है, ये है। कौन सी? ये संघीय व्यवस्था। लेकिन हमने संघीय व्यवस्था को हूबहू नहीं अपनाया। कौन सी बहू? हूबहू नहीं अपनाया। कौन सी बहू नहीं अपनाया? यहां मत सो बैठकर। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ना, भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय प्रकृति। कैसी? एक नोट में लिखता हूं, NOTE, नोट। भारतीय, हेलो हेलो, भारतीय, हेलो, भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति, हेलो, संघीय प्रकृति, संघीय प्रकृति संघात्मक है, संघात्मक है। इस लाइन को समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी? संघात्मक, फेडरल। अच्छा, इसे समझते हैं। कहां तक संघात्मक है, कहां तक एकात्मक है। ठीक, चलो हमारे पास ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ठीक, चले। भारतीय संविधान। अच्छा, भारतीय संविधान के अंदर एक तो हमारे पास 2 चीज हमारे पास, अगर तुम समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के आधार पर समझना। तो एक तो हमारे पास केंद्र हो, हाँ सर केंद्र हो यानी सेंटर होगा हमारे पास, सेंटर होगा। एक हमारे पास स्टेट होगा यानी राज्य होगा। तो जब भारत का संविधान पढ़ेंगे, हाँ सर पढ़ेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ेंगे। उसके अंदर प्रावधान लिख रखे, हाँ सर बहुत सारे प्रावधान है, इतने 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 सारे प्रावधान है, इतने सारे 395, इतने सारे प्रावधान है। केंद्र के बारे में बातें लिख रखी। पूरा संविधान पढ़ेंगे, भाग 1, भाग 2, 22 भाग पढ़े नहीं, अलग अलग जगह केंद्र के बारे में अलग अलग बातें लिखी होगी। सुनो, ये क्या है? ये है केंद्र। ये क्या है? तो केंद्र के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई होगी। बहुत सारी जो केंद्र के बारे में बातें लिखी हुई बोलते हैं सेंटर की प्रोविजन। और कहां से? भारत के संविधान में। यार ये हो रहा भारत का संविधान, पूरा भारत का संविधान पढ़ेंगे, मैं ऐसा करूंगा। भारत के संविधान के अंदर ना सुनो, केंद्र के बारे में जो बातें लिखी हुई, जो केंद्र के बारे में बातें लिखी हुई, इन बातों को हम इन्हें बोलते हैं केंद्र के लिए जो प्रावधान कर रखे हैं, केंद्र के प्रावधान कर रखे, इन्हें बोलते हैं एकात्मक प्रावधान। यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई, राज्य को तो कुछ दिया गया होगा, राज्य को तो दिया गया होगा, राज्य को ज्यादा शक्ति दी गई होगी। हाँ, राज्य को शक्ति दी गई। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, यहां तक, इस पूरे एरिया तक ध्यान से समझना अच्छे तरीके तक, यहां तक मेरी बात सुनो, ध्यान लगा। केंद्र के पास कुछ शक्तियां, राज्य के पास शक्तियां, केंद्र और राज्य के पास दोनों ही बराबर की शक्तियां, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता कि भारत के संविधान के अंदर केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी गई है कुछ मामलों में ज्यादा शक्तियां। लेकिन एक बात ध्यान से देखने की जरूरत है, इस हद तक तो बराबर की शक्तियां, यहां तक तो बराबर की शक्तियां, और जहां तक बराबर की शक्तियां ना, इसे बोलते हैं संघात्मक लक्षण। यानी इस हद तक हम संघात्मक में दोनों को साथ लेकर चलना, संघ बनाकर चलना आपस में।
भारत का संविधान जब लिखा गया उसमें पहला अनुच्छेद लिखा गया ना, लिखा गया इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया। यूं नहीं कहा गया कि भारत, पता क्या यूं नहीं कहा गया ये संघ, ये संघ से मिलकर भारत बनेगा, यूं नहीं कहा गया। पता क्या कहा गया, संघ भारत राज्यों का संघ होगा, अलग नहीं हो सकता संघ, भारत राज्यों का संघ होगा। अमेरिका के अंदर नहीं है ऐसा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हुआ, वहां ना राज्य चाहे अलग हो सकते हैं। पहला अनुच्छेद ही बहुत कुछ बता रहा है, इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया। सही बात है, यूनियन शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया, इसका मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य चाह कभी उस तरह अलग नहीं हो सकता, साथ लेकर चलेंगे, और साथ लेकर चलेंगे मतलब संघवाद की अवधारणा। अगर राज्य का ध्यान केंद्र सरकार नहीं रख पा रही तो हम पता क्या बोलते हैं, देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। सच में दिल्ली सरकार को बार बार परेशान करती है केंद्र सरकार, पैसा नहीं देते, उनका बजट काट देते हैं, आला अधिकारी तो उन्हें परेशान करते हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं मीडिया में, फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर कमजोर होगा। जो पढ़े लिखे लोग, तुम्हारी तरह नहीं, मोदी तो बेकार, राहुल गांधी तो ऐसा, पढ़ना लिखना तुम है नहीं, पता लग चुका। अगर केंद्र को जरा सी भी, राज्य को जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही, पता लग रहा है यहाँ से हमारे पास उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और ये बीजेपी वाले यहाँ पैसा नहीं भेजते क्योंकि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दी थी। तो ये तो सही बात नहीं है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को साथ लेकर थोड़ा चल रही, और साथ लेकर नहीं चलने के ना, इसका मतलब हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर पता किसने बताया, केशवानंद भारती केसम, जो 24 अप्रैल 1973 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सही बात है, SR बॉम्बे 1994, ये दोनों केस वहां खुल कर बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कूद कर बताया, अबे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब संघात्मक लक्षण, जो संघात्मकता, ये एक प्रकार का पता क्या है, ये आधारभूत संरचना का भाग है। और आधारभूत संरचना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही पढ़ाया था और आगे फिर पढ़ाने वाला हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और संघात्मक लक्षण याद रहेगी बात, यह जो संघात्मकता, इसका मतलब केंद्र को ना राज्य को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, पीछे नहीं छूटना चाहिए। यूं नहीं है जहां बीजेपी की सरकार होगी तो बस उन्होंने पैसा दे दो तुम, गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, ये सर नो, बात समझ में आई बात है, ठीक। कुछ भी आज के बाद लड़ाई बची है ना केंद्र राज्य के बीच में, समझ जाओ केंद्र, इसलिए यूपीएससी हर साल सवाल पूछेगा, है पीसीएस में सवाल पूछेगा, केंद्र राज्यों के बीच में संबंध हर साल सवाल है। क्यों पूछेगा, इनके बीच में संबंध कभी खराब सही रहते ही नहीं, हमेशा खराब बने रहते हैं। और जहां डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, वहीं सीधा सवाल उठा के जाकर, तो सवाल आने की जो हो ना नेचर, उसकी प्रकृति वो फिक्स हो। क्यों हो, जहां विवादित मुद्दा होगा, तुम्हारी राय जानना चाहेगा, तुम्हें क्या पता इसके बारे में, और अपनी राय तो तभी दे सकते हो, क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़कर तुम राय दे दोगे, कभी भी नहीं दे सकते। याद रही बात है, कोई प्रॉब्लम। अभी तो बात बता रहा हूं, भारत के संविधान की संघीय प्रकृति संघात्मक है, और संघात्मक होने का मतलब पता क्या क्या कहते हैं, इसका मतलब इस हद तक तो भारत का संविधान संघात्मक, यहां संघात्मक दिखाई देगा। लेकिन इतना इस एरिया में कुछ जगह ऐसे है जो एकात्मक दिखाई देगा, ठीक। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति नहीं होगी, तो भारतीय संविधान एक प्रकार का संघात्मक, भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति संघात्मक, एकात्मक नहीं है। कैसी नहीं है, एकात्मक, संघात्मक। उनके संघीय संविधान की प्रकृति एकात्मक, अमेरिका वालों के, सही बात है। वहां केंद्र बहुत मजबूत हो जाए, कभी कभी जाकर पता लग जाए, तुम्हें अभी देखेंगे पता लगे। पहले मैं बताओ, केंद्र के प्रावधान, ये राज्य के प्रावधान है, तो केंद्र राज्य इस हद तक संघात्मक है, नहीं है। इस हद के बाद क्या है, एकात्मक लक्षण, याद रहेगी बात है। अब कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। सबसे बढ़िया जवाब किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका, हमारी जो जुडिशरी है, उसका काम यही हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो ना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, उस अपने जजमेंट देना, समझ बात है, अपने फैसले सुनाना, अलग अलग मुद्दों पर बैठकर उन्होंने फैसला सुनाया। केशवानंद भारती केस में फेडरल स्ट्रक्चर को, संघात्मक लक्षण, फेडरल सिस्टम को, संघात्मक व्यवस्था को उसने भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना। और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, क्योंकि जो भी भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है ना, आधारभूत संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अप्रैल 1973 का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था वो, सही बात है। जब वो केस लड़ा गया था तो वहां बहुत सारे फैसले सुनाए थे, उन्होंने साफ कहा था, समय समय पर कहा। SR बॉम्बे 1994 ये केस, सुप्रीम कोर्ट के 2 केस में हवाला दिया कि जो हमारा संघात्मक वो ना, संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर मौजूद, और ये आधारभूत संरचना का भाग, इसे चाहकर बदल नहीं सकते, राज्यों को कभी भी कमजोर नहीं करा जा सकता, सही बात है। जब GST लेकर आए थे ना हम,
जब जीएसटी लेके आए थे तो लोग यही बात बोल रहे थे कि जीएसटी अगर हम जीएसटी चिल्लाएंगे तो सारी ताकत किसके पास भाग जाएगी, जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स केंद्र के पास चली जाएगी। तो इसलिए जीएसटी पर आरोप लगाया था, जीएसटी लाने से क्या हो जाएगा, देश के अंदर ना संघात्मक ढांचा कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही, क्योंकि सारी पावर किसके पास चली जाएगी, केंद्र सरकार। और जब भी केंद्र मजबूत होगा तभी जो संघात्मक पड़ा हुआ कहीं किसी कोने पर हो रहा होगा। सही बात है। जब भी केंद्र मजबूत होगा, जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, जब भी संघात्मक व्यवस्था कमजोर होगी और दुबली पतली और सिकुड़ व कम कुपोषण का शिकार हो चुकी होगी। यस और नो? बात समझ में आई है? क्या तुम क्या चाहते हो, संघात्मक लक्षण रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूँ। यस, तुम हमेशा एक प्रशासक होते हुए भी संघात्मक व्यवस्था को तुम सपोर्ट करोगे, याद रहिए बात क्या। और संघात्मक प्रकार की अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था अपनाई हमने। ना 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 ना, ऐसी व्यवस्था नहीं कि जैसे अमेरिका के अंदर थी, दोहरी नागरिकता रखी थी। ना 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 ना, अपने अनुरूप ढलना सुनना, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। यस और नो? क्या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है? हाँ, आप कहोगे संघात्मक है, लेकिन संघात्मक होने के बाद भी, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक होने के बाद भी इसके अंदर एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एकात्मक लक्षण का मतलब पता क्या हो, जब पावर किसके पास चली जाए, केंद्र सरकार के। एक तो संघात्मक लक्षण हो, एकात्मक लक्षण हो। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक होने के बावजूद भी, संघात्मक, उसके बाद हमने ना इसके अंदर एकात्मक लक्षण रख रखे। एकात्मक लक्षण हो तो वो पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देगा, हर जगह तो केंद्र सरकार मजबूत है, हर जगह तो केंद्र सरकार मजबूत है। तो फिर भाई तुम करोगे क्या जब केंद्र सरकार मजबूत है? तो ठीक, अभी हम समझेंगे। तो जाते रहे बाबा चले। सर हाँ सर एक बात बताओ, हाँ, कि भारत का संविधान, सर भारत का संविधान संघात्मक है। आपने कहा संघात्मक होने के बावजूद भी एकात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये तो सवाल पूछा यूपीएससी ने, ये तो सवाल पूछा पीसीएस में जाएगा कि कौन कौन से लक्षण है जो एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। एकात्मकता को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं पर चर्चा करनी, ये तो सवाल था थोड़ी देर पहले। और एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, उभयचर प्रकृति संविधान की, ये तो सवाल था। क्यों जी? अभी क्वेश्चन सुनो ना, पता लग जाएगा, सारी बुक बैठ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अभी थोड़ी पहले क्या बताया मैंने, बता। हाँ, अभी क्या कहा? बात मत करो, चुप हो जाओ। उसका पीसीएस लिख लेने बेचारे को। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे भारतीय संविधान में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं भारतीय संविधान में। अच्छा, एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है ना। फिर तो एक एकात्मक संविधान हो जाएगा। केसी बियर नाम के एक व्यक्ति है, नोट्स पर सब लिखा है। केसी बियर, बियर नहीं है, बियर, ये केसी बियर है। बहुत बड़े हैं, सुन लो, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। इनका पता क्या कहना, पता क्या कहा इन्होंने भारत का संविधान पढ़ा है, भारत का संविधान उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने देखा केंद्र सरकार के पास तो बहुत ज्यादा शक्ति यार, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्ति। फिर इन्होंने पढ़ा राज्य सरकार को भी थोड़ी बहुत ही शक्ति है। तो इन्होंने पता क्या कहा, भारत का संविधान संघात्मक नहीं है, अर्धसंघात्मक। ठीक, लेकिन इनका कहने से क्या हो रहा है, तो मैं कल को जाकर कह दूं मोदी बहुत बड़ा चोर है। मैंने कहना कुछ हो थोड़ा ही ना रहा, लेकिन सच में थोड़ा ही ना। मैं इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सही बात है, इतने अच्छे व्यक्ति, 2 करोड़ उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दिए हमने 1 साल में। इतने अच्छे व्यक्ति वैसे और आप लोग आते हो तुम यार, सही बात। चले, बात समझ आई? ठीक, तो किसी बियर को, हाँ, बस इसका कमेंट याद रखोगे। कमेंट बढ़िया कमेंट करा ना। कमेंट क्या करा समझ लो कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक, क्वासाई फेडरल, कुआ नहीं क्वासाई, याद रहिए। चलो, अर्धसंघात्मक बताया किसने? केसी बियर ने। इनके कहने तक ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम सुना है? उसने भी कमेंट करा, उसने कहा नहीं संघात्मक है। कैसा? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। असली करता धरता कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट ही तो, न्यायपालिका ही तो। न्यायपालिका बता क्या कहते हैं, अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, हम बताएंगे क्या है। मामला आया कोर्ट में, केशवानंद भारती केस चल रहा था। उन्होंने कहा आज के बाद
मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में बताया मामला गया तो पता क्या कहा गया, मामले में कोर्ट में गया तो कहा गया कि भारत का संविधान ना एक प्रकार का संघीय संविधान, संघीय संविधान, और संघीय संविधान का इसके संघात्मक लक्षण, और संघात्मक लक्षण का मतलब राज्य ना जो केंद्र वो अपने आप नहीं काम करने का, केंद्र राज्य को साथ में लेकर चलेगा, ऐसी संघात्मकता हमारे यहाँ से, सही बात है। और ये एक अद्भुत प्रकार की संघात्मकता। और क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि भारतीय संविधान के अंदर ने एक अद्भुत प्रकार की संघात्मकता ऐसी कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में, समझ नहीं बात है कि केंद्र राज्य को लेकर चल, केंद्र जो राज्य को एक साथ लेकर चलेगा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने SR बॉम्बे 1994 में बताई थी, ठीक। SR बॉम्बे 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट की पता क्या 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 लाइन थी, सुप्रीम कोर्ट की लाइन ही पढ़कर सुनाता हूं तुमको क्या लाइन थी कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान, कह रहे जो एकात्मक चिल्ला रहे सब, जब एकात्मक पूरी दुनिया एकात्मक चिल्लाने लगी तो भारत के संविधान निर्माताओं को, सुप्रीम कोर्ट को खतरा होगा, कभी आरोप लगा दे हमारे पर कि हाँ एकात्मकता का प्रावधान है, एकात्मक प्रावधान है। तो उन्होंने पता क्या कहा, भारतीय संविधान के अंदर जो एकात्मक प्रावधान है ना वो संघीय प्रकृति के संघात्मक लक्षण है। कौन सी प्रकृति के? इसका मतलब है ये प्रावधान भी इसलिए रखे ताकि इनका ध्यान रखा जा सके, जोड़ा जा सके। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से लक्षण ऐसे, बात समझ में आई क्यों, क्या कह रहा हूं। भारतीय संविधान के अंदर जो एकात्मक प्रावधान है ना ये संघीय प्रकृति के संघात्मक लक्षण ना कि एकात्मक लक्षण। यही लाइन पेपर में पूछ रहा उठाकर, मैं नहीं कह रहा। यह SR बॉम्बे 1994 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने मुंह से बोल लिया बात। या सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता, उसके अंदर जो जज साहब बैठे उनकी पांच जजों की जो बेंच बैठे वे बात बोल लो, कोई भी जज साहब बोल देंगे। इस टाइम चीफ जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना। फोटो लगाया था मैंने कल परसों का, याद रहेगी बात। यार तो यही तो बोल रहे हैं जज साहब, यही तो बोल रहे, ये जो बोल रहे हैं उनकी लाइन बस टूट सकती है, ठीक है। 145 करोड़ लोगों का भगवान हो जो जज साहब बैठा हुआ सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 145 करोड़ लोगों का भगवान हो, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यक्ति जाना इतना आसान नहीं है वहाँ जाना, बहुत खतरनाक काम होगा घुसना उसके अंदर, बहुत बड़े लिखे ज्ञानी लोग हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। बता दो अरविंद केजरीवाल को जेल हो रही थी, सुन लो, अरविंद केजरीवाल को जेल हो रही थी, जज वो मुख्यमंत्री, 2 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री, पता क्या बोली, क्या नाम था उसका, जो हाई कोर्ट की जज थी, कह रही 2 मिनट है जो बोलना बोल लो। बताओ सही बात है, 2 मिनट है जो बोलना बोल। उसने कहा मैं अपनी पैरवी खुद करना चाहता हूँ, अब क्या औकात रहेगी होगी उसकी, इसे कहें जज साहब, समझ गए। तो कोर्ट का समय नहीं बर्बाद करना। चले चलो, तो भारतीय संविधान की प्रकृति के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक लक्षण है, हाँ। संघात्मक है, हाँ है। केंद्र और राज्य के पास जितनी बराबर की यहाँ तक संघात्मक, इसके बाद एकात्मक शुरू हो जाएंगे। फिर एकात्मक है ना, इन एकात्मक क्यों संघात्मक कहते हैं, संघीय लक्षण कहते हैं। एकात्मक लक्षणों को संघीय लक्षण कहते हैं। कौन से लक्षण? संघीय प्रकृति के संघात्मक लक्षण। कौन से प्रावधान? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक लक्षण कौन से? क्या तुम जानना चाहोगे? नहीं जानना चाहोगे? ठीक, ऐसे कौन से लक्षण? क्या तुम जानना चाहोगे भारतीय प्रकृति के कौन से संघात्मक लक्षण जानना चाहोगे? तो पहले मैं तुम्हें एकात्मक लक्षण बताता हूं। कौन से? ठीक, यूनिटरी प्रोविजन कौन कौन से, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। ठीक, चले। अब देखो भारतीय संविधान की प्रकृति के संघात्मक लक्षण में एकात्मक लक्षण कौन से? कौन से? एकात्मक 14 लक्षण ऐसे नेट पे मिल जाएंगे, तुम ऐसे डाल लोगे ना। सुनो, भारतीय संविधान की प्रकृति के एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण डाल लोगे आराम से 14-15 पॉइंट आ जाएंगे। अभी 14-15 पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा रखे कौन कौन से, मैं समझाऊंगा कौन कौन से क्या क्या। इससे तुम्हें देख पता क्या लगेगा, यार यहाँ तो केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इससे तुम्हें पता लगेगा जहाँ केंद्र मजबूत होगा वो एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित हो जाएगा। जहाँ तुम्हें लगेगा यहाँ राज्य मजबूत भी है, राज्य के पास भी शक्ति है, केंद्र के पास भी शक्ति, तो तुम वही तो संघात्मक लक्षण। कैसा लक्षण? कौन सा लक्षण? इसे हटा दो। अब मैं उन लक्षणों पर चर्चा कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? घर तो तुम्हें जाना ही, इतनी जल्दी क्या करोगे घर जाकर? देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि आज सीधे डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा जाएगा। संघीय भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से लक्षण जो एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं वो सारे याद होने चाहिए, लाइन टू लाइन। 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा वो।
और 10 के 10 पॉइंट आराम तो जुबान पर रिटर्न हो जाए। 14 पॉइंट तो 14 के 14 समझने भी, याद भी करने। मैं याद करवा के जाऊँगा 10 पॉइंट तो आराम तो तुरंत याद करवा दूंगा, वही लिखने का मौका मिलेगा। तो मैं इसे कल को करवाऊँ है, ठीक है? तो ताली बजा दो बस इस नाम पर।